आज सुबह जैसे ही अंशिका की आंख खुली, देखा कि उसकी मम्मी परेशान सी अंदर बाहर घूम रही है। आंख मलते हुए अंशिका अपने कमरे से बाहर आई और माँ से पूछा, मम्मी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो? उसकी मम्मी बोली, अंशिका, सौम्या को अचानक सुबह चक्कर आ गया था। सौरभ उसे हॉस्पिटल ले गया है। यह सुनकर अंशिका को भी चिंता हो गई। 2.5 साल पहले ही तो सौम्या और सौरभ अशोक जी के ऊपर वाले घर में किराएदार बनकर आए थे। 1-2 महीनों में ही वे कब किराएदार से अशोक जी के परिवार के सदस्य जैसे हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। दरअसल यह ऊपर वाला पूरा घर अशोक जी ने बड़े प्यार से अपने बेटे रुद्राक्ष के लिए बनवाया था। पर शादी के बाद उसकी पत्नी रति का यहाँ पर मन नहीं लगा। कहने को तो मेरठ इतना छोटा शहर भी नहीं है, पर दिल्ली में पली बड़ी रति को यह शहर और यहाँ की मानसिकता हमेशा दकियानूसी ही लगी। रिश्तों में खटास आने से पहले रुद्राक्ष ने समझदारी का परिचय दिया और अपना ट्रांसफर दिल्ली करवा लिया। बेटे बहू के जाने के बाद अशोक जी ने ऊपर वाले पोर्शन को किराए पर देने की सोची। इसकी वजह आर्थिक कम पर भावनात्मक ज्यादा थी। दरअसल उन्होंने बड़े अरमानों के साथ ऊपर वाला घर बेटे के लिए बनवाया था, पर उसके जाने के बाद वह उन्हें खलने लगा। इसलिए वे ऊपर वाला कमरा खाली नहीं रखना चाहते थे। तभी किसी जान पहचान वाले ने सौरभ के बारे में अशोक जी को बताया। वे स्टेट बैंक में मैनेजर थे और हाल ही में उसका ट्रांसफर मेरठ हुआ था। वे अपने लिए किराए का आशियाना भी ढूंढ रहे थे। 2 दिन बाद ही वे सामान सहित ऊपर वाले घर में शिफ्ट हो गए। जहाँ सौरभ बहुत कम बोलता था, वहीं सौम्या की बात खत्म ही नहीं होती थी। सौरभ का रंग सांवला था, इसके विपरीत सौम्या दूध जैसी गोरी रंग की थी। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे, स्वभाव में भी, रहन सहन में भी और देखने में भी, पर एक दूसरे के साथ दोनों बेहद अच्छे लगते थे। जल्दी सौम्या की एक स्थानीय विद्यालय में इंग्लिश के टीचर के रूप में नियुक्ति हो गई। घर और स्कूल का कार्य करते हुए वह बहुत थक जाती थी, पर उसने कोई काम वाली भी नहीं लगा रखी थी। जब अंशिका ने सौम्या को टोका तो सौम्या हंसकर बोली, अंशिका, कोई बाल बच्चा भी तो नहीं है मेरा, 2 जनों का काम ही कितना होता है, मैं सब संभाल लूंगी और मुझे यह सब करना बहुत अच्छा लगता है। पास पड़ोस का कोई भी कार्यक्रम सौम्या के बिना संपूर्ण नहीं होता सा। किसी का जन्मदिन हो या किसी के यहाँ किटी पार्टी, सब घरों में सौम्या अपनी पाक कला का हुनर जरूर दिखाती। उसके हाथों में अन्नपूर्णा का वास था और उसके घर तो हर शनिवार जरूर ही कोई ना कोई आया होता। छोटा मोटा कोई ना कोई कार्यक्रम उसके घर जरूर ही होता। ऐसे ही एक शनिवार की रात जब अंशिका सौम्या से रविवार को अपने कॉलेज की फेयरवेल में पहनने वाली ड्रेस की सलाह लेने जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, एक कर्कश सी आवाज़ सुनाई दी, यह सारा दिन क्या थकान लगा रखा है? 4 लोगों के आने से घर में रौनक ही तो आती है, और तुम्हें काम ही कितना होता है, घर में तो और कोई है भी नहीं। यह सौरभ की आवाज़ थी। इससे पहले कि अंशिका मूर्ति वापस जाने के लिए सौरभ दंदनाते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगे। फिर अंशिका को देखते ही बोले, अरे सौम्या, देखो अंशिका आई है। सौम्या ने अपनी छलछलाई आंखों को धीरे से पोंछा और फिर बोली, कहो अंशिका, फेयरवेल पर क्या पहन रही हो? अंशिका ने कुछ कहा नहीं और चेहरा नीचे किए खड़ी रही। आज उसे सौरभ का ऐसा चेहरा देखने को मिला जिसकी अंशिका ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंशिका चुपचाप खड़ी रही तो सौम्या बोली, मुझे इन सब की आदत पड़ गई है अंशिका, यह सब सुनने की। जो पेड़ फल नहीं दे सकता उसे किसी और तरह से तो अपनी उपयोगिता साबित करनी ही होती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी है। मैं सौरभ को कोई बच्चा नहीं दे पाई अभी तक, इसीलिए वो परेशान रहते हैं। और वैसे भी अंशिका, शादी के कुछ सालों बाद अगर परिवार न बढ़े तो थोड़ी सी हताशा तो हो जाना स्वाभाविक है। सौरभ उस अकेलेपन को दोस्तों को घर बुलाकर बांटते हैं। मुझे पता नहीं क्यों इन सब आयोजनों में खास दिलचस्पी नहीं है। कुछ दिनों बाद बातों ही बातों में सौम्या ने बताया, उसकी और सौरभ की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक है, पर जहां उसे रात दिन यह प्रश्न पूछा जाता है कि अब तक उनकी बगिया में कोई फूल क्यों नहीं खिला है, वहीं सौरभ को कोई इस बाबत परेशान नहीं करता। आज सौम्या ने फ्रेंच टोमेटो और पनीर के पराठे बनाए थे और अशोक जी का पूरा परिवार भी रात के डिनर पर था। सौम्या ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। उसके सास ससुर भी आए हुए थे। आज उसने पिंक सिल्क के सूट में सच में गुलाब का फूल लग रही थी। अंशिका मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, अगर मैं लड़का होती तो मैं आपके लिए जरूर रिश्ता भिजवाती। आपको पता है आप कितनी खूबसूरत हो, अभी भी लड़की लगती हो।
अंशिका की मम्मी भी हंसते हुए सौम्या की सास से बोली, भाभी, अंशिका सही बोल रही है, सच आपको बहुत प्यारी बहू मिली है। सौम्या की सास व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराकर बोली, जी हाँ, यह बात हमसे ज्यादा कौन जान सकता है। वातावरण में खामोशी छा गई। फिर अंशिका ने ही टेलीविजन चला दिया और सब उसमें खो गए। खाने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा था, पर किसी की हिम्मत न हुई फिर से सौम्या की तारीफ करने की। इस घटना के कुछ दिन बाद ही सौम्या की सास नीचे अंशिका की मम्मी के साथ बैठी हुई थी। अंशिका की मम्मी ने जब सौम्या की सास से कहा, भाभी, दिल्ली में मेरी रिश्ते की देवरानी है, वे काफ़ी मानी हुई महिलाओं की डॉक्टर हैं, मैं आपको पता दे देती हूँ, आप सौम्या और सौरभ के साथ जाकर एक बार सलाह लेना चाहो तो ले सकते हो। सौम्या की सास बोली, मुझे क्यों बता रही हैं आप? सौरभ और सौम्या को अगर ज़रूरत होगी तो चले जाएंगे। अब जाकर तो थोड़ा फ्री हुई हूँ मैं। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इन्हें बच्चा चाहिए, नहीं तो शादी के इतने साल बाद भी ये लोग डॉक्टर के पास नहीं गए। हमारा फर्ज तो अपने बच्चों तक ही है। मुझे कोई शौक नहीं है इस उम्र में तोपड़े धोने का। अंशिका और उसकी मम्मी ने यह अनुभव किया कि जब तक सौम्या के सास ससुर रहे वे एक मेहमान की तरह ही रहे। उन्होंने सौम्या और सौरभ की जरा भी मदद नहीं की। जब तक वे रहें सौम्या स्कूल जाने से पहले और बाद में काम में ही लगी रहती थी। न जाने क्यों सौरभ ने जाने अनजाने यह बात सौम्या के दिमाग में बैठा दी थी कि बच्चों के बिना जीवन अधूरा है, और उस अधूरेपन को सौरभ दोस्तों के साथ तो सौम्या रात दिन काम करके बांटती थी। सौरभ के माता पिता को गए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि रविवार की सुबह सौम्या नीचे आई और अशोक जी की घरवाली कमला आंटी से बोली, आंटी, मेरी गलती क्या है? कहीं भी ससुराल में कोई शादी होती है सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही डाल देते हैं। हाँ, मुझे माँ बनने की खुशी नहीं प्राप्त हुई है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे पास कोई काम नहीं है। हंसती हूँ, बोलती हूँ, क्योंकि रोते रोते मुझे जीना पसंद नहीं है। कब तक शोक प्रकट करती रहूं? आखिर वाक्य बोलते हुए सौम्या का गला भर आया। कमला आंटी ने सौम्या को बाहों में भर लिया। फिर अगली सुबह सौम्या के घर से बहुत तेज तेज आवाजें आ रही थीं। अंशिका और उसकी मम्मी मूक बधिरों की तरह सुन रही थी। वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर कुछ देर बाद सौरभ चाबी देते हुए बोला, बुआ की बेटी की शादी है, सौम्या वहीं जा रही है, अगले रविवार तक हम दोनों आ जाएंगे। कमला आंटी चुप न रह सकी और बोल पड़ी, बेटा, उसे स्कूल से इतनी छुट्टियां मिल जाएंगी? पिछली माह भी तो सौम्या को ऐसी छुट्टियां लेने पर चेतावनी मिली थी। सौरभ सपाट स्वर में बोला, आंटी, और सबके घर परिवार में बच्चे हैं, उनकी जिंदगी बच्चों की दिनचर्या पर निर्भर करती है। हर कोई हमारी तरह खुश नहीं है। वैसे भी सौम्या नौकरी समय काटने के लिए ही तो करती है, और बुआ की बेटी की शादी में मदद करने से उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और सौम्या का समय भी कट जाएगा। अंशिका को अंदर से चिढ़ हो गई, पर प्रत्यक्ष में कुछ न बोली। सौम्या माँ नहीं बन पा रही थी, इस कारण गाहे बगाहे उसे अतिरिक्त जिम्मेदारी स्कूल और घर में निभानी पड़ती थी। पर सौरभ को भी तो पिता बनने की खुशी प्राप्त नहीं हुई, फिर ये मानदंड उसके लिए क्यों नहीं? सौरभ को क्यों समय काटने के लिए कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं मिलती? यह कैसा दोहरा मानदंड है समाज का? एक हफ्ते बाद सौम्या आ गई थी। जैसे ही वो घर पहुंची, सौरभ ने यह ऐलान कर दिया कि आज उसके दफ्तर के दोस्त सब परिवार रात के खाने पर आ रहे हैं। सौम्या चिड़चिड़ाती हुई नीचे आ गई। अंशिका ने उसके सिर पर तेल मालिश करी और गर्मा गर्म नाश्ता परोसा। सौरभ भी नीचे आ गए और बोले, सौम्या, तुम यहाँ पर नाश्ता कर रही हो और मैं वहाँ भूखा बैठा हूँ। अंशिका ने मुस्कुराते हुए सौरभ को भी नाश्ते की प्लेट पकड़ा दी। सौरभ नाश्ता करते हुए अंशिका की मम्मी से बोला, आंटी, उल्टी गंगा बह रही है। कहाँ तो सौम्या को आपके लिए बनाना चाहिए और कहाँ आप उसे खिला रही हैं। इससे पहले कोई कुछ बोलता, सौम्या गुस्से में बोली, क्यों? सारे फर्ज मेरे और सारे हक तुम्हारे। सब कुछ करना मेरी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं हैं। पर हम में तुम भी आते हो सौरभ। तुम क्या करते हो सौरभ अपना समय काटने के लिए, क्योंकि तुम भी तो पिता नहीं बन पाए। सौरभ सौम्या की बात पर तिल मिला गया और बोला, तुम अभी तक बरी नहीं हो पाई हो सौम्या, हर बात का गलत मतलब निकालती हो। आज तक मैंने या मेरे परिवार ने कुछ कहा है तुम्हें? हमें लगा बात और न बढ़ जाए, पर सौम्या बिना कोई उत्तर दिए वहां से चली गई। मकान मालकिन ने सौरभ से कहा भी, सौरभ,
वह 1 हफ्ते बाद लौटी है, सांस तो लेने देता। क्या जरूरत थी आज मेहमानों को घर पे बुलाने की? सौरभ मासूमियत से बोला, आंटी, मैं क्या उसका दुश्मन हूँ? मैं तो इसलिए यह सब करता हूँ ताकि उसे अकेलापन न लगे। सौम्या 2 घंटे बाद लौटी तो काफी फ्रेश लग रही थी। वह बाहर चली गई थी चिड़चिड़ाकर। साथ में सौरभ भी था। हाथों में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। पता नहीं, अंशिका को सौम्या से एक अलग सा लगाव हो गया था। इसलिए सौम्या को खुश देखकर अंशिका ने चैन की सांस ली। रात को फिर से सौम्या के घर एक छोटी सी पार्टी थी। सौम्या ने अंशिका को भी बुलाया था। सौम्या ग्रे रंग की शिफॉन साड़ी में बेहद सुंदर लग रही थी। सौरभ के दोनों दोस्त सौम्या की तारीफ करते हुए बोले, सौरभ, यार सौम्या भाभी तो अब भी तेरी बेटी जैसी लगती है। अगर उन्होंने अपना वजन कम कर लिया तो जल्दी ही तेरी पोती ना लगने लगे। यह सुनकर सौरभ के दोस्त की बीवी तिल मिलाकर बोली, लड़कोड़ी का आंचल चिकना और बांझन का चेहरा। यह कहावत आज भी इतनी ही सच है ना सौम्या? सौम्या की आंखें अपमान से तिलमिला गई। फिर से एक बोझिल वातावरण के साथ डिनर समाप्त हुआ। पता नहीं क्यों सौम्या की सुंदरता और सुधरता हमेशा महिलाओं के लिए ईर्ष्या का विषय रही है। आज कमला आंटी की बड़ी बहू की गोद भराई की रस्म थी। सभी पास पड़ोस के लोग इकट्ठा थे और पूरे आयोजन की जिम्मेदारी सौम्या पर थी। पर अंशिका को बहुत बुरा तब लगा जब होने वाली माँ की रस्म में सबको बुलाया, पर सौम्या से वह रस्म नहीं करवाई गई क्योंकि पंडितों का विधान इसके खिलाफ था। एक दिन बातों ही बातों में मकान मालकिन ने सौम्या और सौरभ से बच्चा गोद लेने की बात करी, तो जहाँ सौम्या की आंखें चमक उठी वहीं सौरभ बोला, मैंने कितनी बार सौम्या को समझाया कि मुनेश दीदी की छोटी बेटी गोद ले लेते हैं, पर यह माने तब ना। इसे तो अपना अकेलापन बहुत प्यारा है। वहीं सौम्या के अनुसार वह अनाथाश्रम से बच्चा गोद लेना चाहती है क्योंकि उस पर बस उनका ही अधिकार होगा। वह उसकी परवरिश अपने हिसाब से कर पाएगी और उस बच्चे के मन में कोई ग्रंथि नहीं पलेगी कि क्यों उसके माता पिता ने उसे किसी और को गोद में दे दिया। पर उनका ससुराल वाले इसके खिलाफ थे। उन्हें अपना खून ही चाहिए था। परवरिश से अधिक उन्हें नाम और खानदान पर भरोसा था। सतही तौर पर कहे तो सौम्या और सौरभ की जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, पर कमी थी भी जिसे बस महसूस कर सकते हैं पर समझ नहीं सकते। समय बदल गया और साथ में समाज भी, पर पहले जो बात सीधे तौर पे कही जाती थी उसका बस कहने का तरीका बदल गया है। सौम्या हर समय काम में लगी रहती क्योंकि हर समय यह तलवार उस पर लटका रहता कि काम क्या है, 2 जने ही तो हैं घर में, न कोई बाल बच्चा। यह सब सुनते और समझते वह अपने वजूद से अधिक काम करती गई। सौरभ यह सोचता रहा कि सौम्या को ऐसा करने से अकेलापन नहीं लगेगा, पर दोनों ने ही कभी इस विषय पर खुलकर बात नहीं की। यह सोचते सोचते अंशिका वर्तमान में आ गई। अंशिका की मम्मी सुबह ही हॉस्पिटल चली गई थी। मम्मी और सौरभ के लिए नाश्ता लेकर जब अंशिका हॉस्पिटल पहुंची तो देखा सौम्या के सास ससुर भी आए थे और सास बोल रही थी, हमें तो लगा कोई खुशखबरी होगी, पर यहाँ तो माजरा ही दूसरा है। मकान मालकिन ने बताया, डॉक्टर के अनुसार सौम्या के अंदर खून की कमी है और यह सौम्या का अपना ध्यान न रखने के कारण से है। वह इतनी कमजोर हो गई है कि अंदर से अब उसे कुछ दिन आराम करना होगा। जब डॉक्टर यह सब बात बता रहा था तो सौरभ आश्चर्य से बोला, पर डॉक्टर, सौम्या को तो ज्यादा काम भी नहीं रहता है, घर में कोई बच्चा भी नहीं है जिसके कारण वह थक जाए। इस बात पर डॉक्टर सख्ती से बोली, सौरभ, तुम्हारा यही रवैया उसे यहाँ लेकर आया है। वह शरीर के साथ साथ मन से भी थक चुकी है। यह एक दिन या कुछ महीनों का नहीं, पर वर्षों तक अपने पोषण पर ध्यान न देने के कारण हुआ है। एनीमिया किसी भी व्यक्ति को और कभी भी हो सकता है अगर वह अपनी तरफ से लापरवाह हो जाए। 2 दिन बाद सौम्या घर आ गई थी। साथ में उसकी सास भी थी जो पूरे 1 हफ्ते तक आने जाने अनजाने ढंग से उनका मन छलनी करती रही। उनके जाने के बाद सौम्या ने अंशिका से कहा, मुझे अपनी सास की बातों से कहीं ज्यादा सौरभ की चुप्पी छलनी कर देती है। समय बीत रहा था पर सौम्या ने अपने को पहले से बेहतर संभाल लिया था। अब भी वह पास पड़ोस के आयोजनों में मदद जरूर करती, पर अपनी सहूलियत के अनुसार। पास पड़ोस की जिम्मेदारियों को वह बड़ी विनम्रता पूर्वक ठुकरा देती। अब अंशिका के लिए भी विवाह प्रस्ताव आ रहे थे, लेकिन मन ही मन अंशिका डर रही थी कि कहीं उसे भी सौरभ जैसा पति न मिल जाए। सौरभ के ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया और उनकी अगली पोस्टिंग
गाजियाबाद में थी। सारा सामान बन चुका था और ट्रक में जमाया जा चुका था, पर पता नहीं अंशिका को बहुत खाली लग रहा था। सौम्या अंशिका की सहेली ही नहीं, उसे अपनी हमसाया लगती थी। कहीं अंशिका रोने न लगे, यह सोचकर अंशिका चुपचाप कॉलेज की तरफ चली गई। आकर देखा तो घर में सन्नाटा नहीं था। अंदर रसोई में सौम्या की आवाज आ रही थी। अंशिका को लगा कि उसे गलतफहमी हुई है। अंदर देखा तो सौम्या ही थी। उसने आश्चर्य से कहा, सौम्या भाभी, आप यहीं हैं? सौरभ भैया के साथ गई नहीं? अंशिका के मुंह पर हाथ रखकर सौम्या बोली, भाभी चली गई है भैया के साथ, पर यह सौम्या अब अपने को पहचानना चाहती है और समझना चाहती है। अगर सौरभ को यह सौम्या पसंद है तो वो वापस चली जाएगी। उस नीर पर नहीं तो नीर का फिर से निर्माण करेगी। उस नीर से सौम्या ही सौम्या रहेगी। आज तो जो सौम्या खड़ी है, उस सौम्या ने बस अपने आप को और अपनी खुशी को ही चुना। और यह बात कहते हुए सौम्या आंखों में जिंदगी की चमक झलक रही थी। अंशिका को लगा सौम्या ने शायद उस नीर के निर्माण के लिए अपना पहला तिनका चुन लिया है। जिस घर में इज्जत न हो उसे नीर नहीं कहते। नीर बराबरी इज्जत और प्रेम से बनता है। सौम्या ने सौरभ को कुछ दिनों के लिए अकेला ही छोड़ दिया था, ताकि सौरभ को भी समझ में आए कि उसकी क्या अहमियत है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।